हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 27 जुलाई 2021 और 27 जुलाई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए। अंत में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे तरफ से आने वाले सुबह तथा शाम का अपडेट्स आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट तथा शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपके पास एजुकेशन रिलेटेड व्हाट्सएप फेसबुक या टेलीग्राम ग्रुप होगा तो आप वहां पर इस लिंक को जरूर शेयर करें ताकि अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी लाभ करवा सके। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री में सभी के सभी दिन का करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 25 जुलाई। विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस अप्रैल 2021 संयुक्त राष्ट्र सभा के संकल्प वैश्विक डूबने की रोकथाम के माध्यम से घोषित किया गया है। प्रतिवर्ष 25 जुलाई को आयोजित किया जाता है। यह वैश्विक वकालत कार्यक्रम परिवारों और समुदाय पर डूबने के दुखद और गहन प्रभाव को उजागर करने और इसे रोकने के लिए जीवन रक्षक समाधान पेश करने के अवसर के रूप में कार्य करता है। सभी हितधारकों जिनमें सरकारें, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, नागरिक समाज संगठन आदि शामिल है, इस दिन को चिन्हित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है जिसमें सिद्ध उपायों पर कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया, जिसमें शामिल है पानी तक पहुंच को नियंत्रित करने वाले अवरोधों को स्थापित करना, बच्चों के लिए पानी से दूर होने वाले सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराने चाहिए, तैराकी, जल सुरक्षा या अन्य कौशल सिखाना, सुरक्षित बचाव के बारे में दर्शकों को पढ़ाना, बाढ़ जोखिम प्रबंधन में सुधार लाना। इन सभी सावधानियों के बीच कई बार बुनियादी जीवन रक्षक कौशल की उपेक्षा कर दी जाती है। यहाँ डूबने से बचाने के लिए 5 जीवन रक्षक उपाय दिए गए हैं जो ऊपर में दर्शाए गए हैं, जिसे अभी हमने बताए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 अप्रैल 2021 को वैश्विक डूबने की रोकथाम पर एक ऐतिहासिक प्रस्ताव अपनाया। संकल्प वैश्विक स्तर पर डूबने की रोकथाम के पैमानों और प्रभाव को पहचानता है और डूबने से रोकने के लिए समन्वित बहुक्षेत्रीय कार्रवाई का आह्वान करता है, जो चोट से संबंधित एक प्रमुख कारण है दुनिया भर में मृत्यु और विकलांगता। संकल्प का एक प्रमुख तत्व यह है कि एक नए संयुक्त राष्ट्र मान्यता प्राप्त विश्व डूबने की रोकथाम दिवस की स्थापना करता है। तो इसी वजह से विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 25 जुलाई को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है यानी कि आज ही के दिन प्रत्येक वर्ष केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 83वां सीआरपीएफ फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। उसी कारण प्रत्येक वर्ष 27 जुलाई को सीआरपीएफ फाउंडेशन डे मनाया जाता है। इस वर्ष यह फाउंडेशन डे 83वां फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। सीआरपीएफ हमारे देश के रक्षा में बहुत जोर तोड़ से लगा हुआ है और यह देश को सुरक्षा के कदम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ ए इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक प्रकाशित की गई है। इसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि अशोक लवासा। यह पुस्तक कमेंट्रेट एन ऑर्डिनरी लाइफ पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने एक ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ ए इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक प्रकाशित की है। इस पुस्तक में अशोक लवासा अपने पिता उदय सिंह
और अपने स्वयं के अनुभव के बारे में बताया है कि कैसे उनके पिता के सिद्धांतों ने उनके जीवन में एक नैतिक कंपास के रूप में कार्य किया और हमारे जीवन में भी कर सकते हैं। अशोक लवासा ने एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के उपाध्यक्ष बनने के लिए 2020 में चुनाव आयुक्त से के पद से इस्तीफा दे दिया था। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंदिर को भारत के 39वीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज यानी धरोहर सूची में अंकित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि रुद्रेश्वर मंदिर। यह रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना में वारंगल के पास मुलुगु जिले के पालमपेट में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र के दौरान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। इस नवीनतम प्रेरणा के साथ भारत में 39वें विश्व धरोहर स्थल स्थित है। इससे पहले भारत में कुल 38 विश्व धरोहर स्थल था, अब इसे मिलाकर कुल 39 विश्व धरोहर स्थल बन गया है। अब जान लेते हैं इस मंदिर के बारे में। रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासनकाल के दौरान किया गया था। 13वीं सदी के प्रतिष्ठित मंदिर को रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम इसके वास्तुकार रामप्पा के नाम पर रखा गया है। रुद्रेश्वर मंदिर भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल टैग के लिए एकमात्र नामांकन था। बात हुई है तेलंगाना के बारे में, तो जान लेते हैं तेलंगाना के बारे में तथा यूनेस्को द्वारा यह किया गया, तो यूनेस्को के बारे में भी जान लेते हैं। यूनेस्को एक प्रकार की एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसका हेड अभी डायरेक्टर जनरल ऑड्रे अजोले है तथा इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को लंदन यूके में हुई थी। इसके फाउंडर है फ्रांस, यूएसए, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील तथा और अन्य कई देश। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजर है यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसके 193 सदस्य देश और 11 सहयोगी सदस्य हैं। साथ ही गैर सरकारी, अंतर सरकारी और निजी क्षेत्र में यह भागीदार है। अब चलते हैं तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। यह है भारतीय मैप में तेलंगाना, जो रेड कलर से यहाँ पर डिनोटेड है। आंध्र प्रदेश से अलग होकर यह 2014 में एक अन्य राज्य बना था। यहाँ की राजधानी हैदराबाद है तथा तमिलसिलाई सौंदरराजन यहाँ का गवर्नर है। के चंद्रशेखर राव जी यहाँ का चीफ मिनिस्टर है। 17 लोकसभा सीटें यहाँ पर, 7 राज्यसभा सीटें हैं तथा 119 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या कुल 40 है। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है मृगावनी नेशनल पार्क, कासूर ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क यहाँ का ही नेशनल पार्क है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नोरो वायरस की पहली मामला का रिपोर्ट दर्ज कराया है, उन्हें पहला रिपोर्ट दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम अब नोरोनो वायरस की प्रकोप का रिपोर्ट कर रहा है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड पीएचई ने हाल ही में नोरो वायरस को लेकर चेतावनी जारी की थी। इंग्लैंड ने देश में नोरो वायरस के 154 मामले दर्ज किए हैं। शैक्षिक सेटिंग्स ने नोरो वायरस मामले में वृद्धि दर्ज की गई। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र यानी सीडीसी के अनुसार नोरोना वायरस बहुत संक्रामक है जो दस्त और उल्टी का कारण बनता है। नोरो वायरस रोग से पीड़ित लोग अरबों वायरस कणों को बहा सकते हैं और लोगों को बीमार करने के लिए उनमें से कुछ ही आवश्यकता होती है। वायरस कैसे अनुबंधित होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति के साथ सीधे संपर्क में आने से इस वायरस को अनुबंधित कर सकता है। दूषित पानी और भोजन का सेवन करने और दूषित सतहों को अपने हाथ से छूने और फिर उन्हें बिना धोए मुंह में डालने से भी वायरस हो सकता है। वायरस का लक्षण नोरो वायरस के लक्षण उल्टी यानी वोमिटिंग, दस्त, पेट में दर्द और मतली है। यह वायरस आंतों या पेट में सूजन पैदा कर सकता है और इसे तीव्र आंत्रशोथ कहा जाता है। इस वायरस के अन्य लक्षण सिर दर्द, बुखार और शरीर में दर्द हैं। मतलब ऐसे होने पर टेस्ट कराने पर नोरो वायरस हो सकता है। लोग आमतौर पर 12 से 48 घंटों के भीतर लक्षण विकसित कर रहे हैं और वे 1 से 3 दिनों तक रह सकते हैं। अब बात हुई है यूके के बारे में, तो यूनाइटेड किंगडम के बारे में जान लेते हैं। यह है इंडिविजुअल मैप यूके का।
यूके का राजधानी है लंदन तथा इसका करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग तथा यह यूरोप महादेश में पड़ने वाला एक देश है। यह वर्ल्ड मैप में यहाँ पर है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी के एमडी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था शिव नडार। शिव नडार ने हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी के एमडी पद से इस्तीफा दे दिया है। यही इनका फाउंडर, HCL टेक्नोलॉजी का शायद फाउंडर भी थे। HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड के संस्थापक और उनके मुख्य रणनीति अधिकारी शिव नाडार ने 76 वर्ष की आयु पूरी करने पर प्रबंध निदेशक के साथ साथ एक निदेशक के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया है। हालांकि नाडार इमेरिटस चेयरमैन और बोर्ड के रणनीतिक सलाहकार की हैसियत से कंपनी का 5 साल तक मार्गदर्शन करते रहेंगे। विजय कुमार अध्यक्ष और मुख्य अधिकारी को 5 साल के लिए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नोएडा स्थित IT सेवा कंपनी ने जून तिमाही के लिए 3,214 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया, जो सालाना लगभग 10% है। यह ब्लूमबर्ग के 3,255.5 करोड़ रुपए के अनुमान से थोड़ा सा कम है। अब बात हुई HCL कंपनी के बारे में, तो HCL के बारे में जान लेते हैं। HCL टेक्नोलॉजी एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी IT सेवाएं और परामर्श कंपनी है, जिसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। यह HCL इंटरप्राइजेज की सहायक कंपनी है। मूल रूप से HCL का एक अनुसंधान और विकास प्रभाग यह 1991 में एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में उभरा, जब HCL ने सॉफ्टवेयर सेवा व्यवसाय में प्रवेश किया था। कंपनी के कार्यालय यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी सहित 50 देशों में R&D इनोवेशन लैब और डिलीवरी सेंटर के एक विश्वव्यापी नेटवर्क के साथ है। तो इतना बात हम लोग जान लिए। इसका स्थापना हुआ था 11 अगस्त 1976 को। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजर है HCL इंटरप्राइजेज। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टोक्यो ओलंपिक्स का पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो टोक्यो में चल रहे ओलंपिक्स में किसने सबसे पहले स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता है, उसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि यांग कियान। यांग कियान जो कि चीन के रहने वाली है। यह है इमेज में यांग कियान जो कि चीन के रहने वाली है। इन्होंने पहले टोक्यो ओलंपिक्स में पहला स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने 24 जुलाई को ओसाका शूटिंग रेंज में 2020 ग्रीष्मकालीन खेलों के में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। रूस की अनास्तासिया ग्लेसिना ने रजत पदक इसी में जीता तथा स्विट्जरलैंड की नीना क्रिस्टन ने कांस्य पदक जीता है। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, मीराबाई चानू भारत के तरफ से पहले सिल्वर मेडल जीते हैं, तथा जब यांग कियान जीते तो उसमें स्विट्जरलैंड के नीना क्रिस्टन जी जीते तथा अनास्तानिया ग्लेसिना रूस के जीते। अनास्तानिया ग्लेसिना रजत पदक जीते तथा स्विट्जरलैंड के नीना क्रिस्टन कांस्य पदक जीते हैं। आज के अपडेट के अनुसार हम आपको बताना चाहेंगे कि टोक्यो ओलंपिक्स में चल रहे हैं, जिसमें जुहोई ने जिसमें मीराबाई चानू ने जो सिल्वर पदक जीता है, उसमें जो गोल्ड मेडल चाइना के जीते हैं, उनमें डोपिंग का शक है, जिनके वजह से इन्हें वहां पर रोककर डोपिंग टेस्ट किया जा रहा है। यदि डोपिंग टेस्ट फेल होता है तो वह टोक्यो ओलंपिक्स में जीता हुआ गोल्ड मेडल मीराबाई चानू यानी भारतीय वेट लिफ्टिंग को दे दिया जाएगा। यह न्यूज आज का शाम का अपडेट है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। सॉरी, कल शाम का अपडेट है। अब चलिए चलते हैं, बात हुई है चीन के बारे में, तो चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन जो कि ईस्ट एशिया में स्थित एक देश है। यहाँ की राजधानी क्या मतलब बीजिंग है। करेंसी यहाँ का रेनमिनबी है। यह है चाइना देश, जो यहाँ से ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन सा जगह कहाँ पर है। इंडिया के बगल में ऊपर में स्थित है। यह है वर्ल्ड मैप में चाइना, भारत के बगल में ही स्थित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 के लिए सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बी, यानी कि प्रमोद भगत। यह इमेज में प्रमोद भगत, वर्ल्ड नंबर 1 पैरा शटलर प्रमोद भगत को 2019 के लिए इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर में डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है। घोषणा में देरी कोविड-19 महामारी के कारण हुई है। भारतीय खेल सम्मान विराट कोहली फाउंडेशन के सहयोग से RPSG ग्रुप द्वारा भारत की उत्कृष्ट खेल हस्तियों को प्रतिवर्ष दिए जाने वाले पुरस्कार है।
पुरस्कार 2017 में स्थापित किए गए थे। इस साल दुबई पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीतने वाले भगत 24 अगस्त से टोक्यो में शुरू होने वाले पैरालंपिक में एकल और मिश्रित युगल स्पर्धा में भाग लेंगे। अभी टोक्यो में ओलंपिक चल रहा था 24 अगस्त से टोक्यो में पैरालंपिक शुरू होने वाला है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस आईपीएस अधिकारी को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी बीसीएस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है यानी कि आईपीएस ऑफिसर नासिर कमल को। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नासिर कमल को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी बीसीएस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह उत्तर प्रदेश कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस अधिकारी हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के कमल की बीसीएस में महानिदेशक के पद पर नियुक्ति को 31 जुलाई 2022 को उनकी सेवानिवृत्ति तक के कार्यकाल के लिए मंजूरी दी गई है। बात हुई है बीसीएस के बारे में, तो बीसीएस के बारे में जान लेते हैं। बीसीएस यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो नागरिक उड्डयन भारत मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह भारत में नागरिक उड्डयन सुरक्षा के लिए नियामक प्राधिकरण है। इसका नेतृत्व पुलिस महानिदेशक के रैंक के एक अधिकारी द्वारा किया जाता है और इसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नामित किया जाता है। महानिदेशक बीसीएस अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के शिकागो सम्मेलन के अनुबंध 17 के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त प्राधिकरण है। महानिदेशक बीसीएस राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रम के विकास, कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए भी जिम्मेदार होता है। इतना बात हम लोग बीसीएस के बारे में जान लिए। यह एक गवर्नमेंटल एजेंसी है। इसकी स्थापना जनवरी 1978 को हुई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूटीओ के रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वैश्विक कृषि निर्यात में 3.1% की हिस्सेदारी के साथ कैवें स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 9वीं। टॉप 10 में इसने अपना स्थान कायम रखा है। हाल के 25 वर्षों में विश्व कृषि व्यापार के रुझानों पर विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने चावल, सोयाबीन, कपास और मांस के निर्यात में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी के साथ 2019 में कृषि उत्पाद निर्यातकों की शीर्ष 10 सूची में प्रवेश किया है। 2019 में भारत वैश्विक कृषि निर्यात में 3.1% की हिस्सेदारी के साथ 9वें स्थान पर रहा। पहले इस स्थान पर न्यूजीलैंड था। इसी तरह मैक्सिको विश्व कृषि निर्यात में 3.4% के हिस्सेदारी के साथ 7वें स्थान पर रहा, जिसके बाद पहले मलेशिया था। मांस और खाद्य मांस और फल श्रेणी में भारत वैश्विक व्यापार में 4% की हिस्सेदारी के साथ 8वें स्थान पर था, जबकि यूएस जो 1995 में 22.2% में सूची में सबसे ऊपर था, 2019 में 16.1 में यूरोपीय संघ से आगे निकल गया। ब्राजील ने तीसरे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में सबसे अपने रैंकिंग बनाए रखे हैं। 1995 में इसकी हिस्सेदारी 4.8% से बढ़कर 2019 में 7.8% हो गई। चीन 1995 में छठे स्थान 4% से चढ़कर 2019 में 5.4% में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। अब चलिए डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हुई तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक इन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। अभी वर्तमान में इसका 164 मेंबर स्टेट्स हैं तथा इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका डायरेक्टर मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल है नगोजी ओकोंजो इवेलिया। यह एक अंतर सरकारी संगठन जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियमित और सुगम बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाले नियमों को स्थापित करने, संशोधित करने और लागू करने के लिए सरकारें संगठन का उपयोग करती है। इसने आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1995 को 1994 में मराकेश समझौते के अनुसार संचालन शुरू किया। इस प्रकार 1948 में स्थापित टैरिफ और व्यापार यानी GATT पर सामान्य समझौतों की जगह ले ली। विश्व व्यापार संगठन दुनिया के सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन जिसमें 164 अभी वर्तमान में 114 मेंबर स्टेट्स इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी ADCCI के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि यूसुफ अली। यह इमेज में यूसुफ अली, इन्हें ही लुलु ग्रुप के अध्यक्ष यूसुफ अली, इनका पूरा नाम MA यूसुफ अली को
अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि एडीसीसीआई के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान अबू धाबी और उप के क्राउन प्रिंस यूएई सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर ने अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए एक नया निदेशक मंडल बनाने का प्रस्ताव किया है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आईएफसी ने ग्रीन हाउसिंग फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए एचडीएफसी लिमिटेड को कितना मिलियन का ऋण दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि $250 मिलियन। एचडीएफसी लिमिटेड को विश्व बैंक समूह की निवेश शाखा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी आईएफसी ने $250 मिलियन का ऋण मिला है, जिसका उपयोग भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ग्रीन हाउसिंग के लिए करेगी। ग्रीन हाउसिंग को देश में एक लग्जरी बाजार के रूप में माना जाता है, लेकिन इसके जलवायु लाभ है। एचडीएफसी के साथ इसकी साझेदारी के बाजार के बारे में धारणा बदलने में मदद मिलेगी। कम से कम 25% यानी 25% फंडिंग ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए है। अब जान लेते हैं इस ऋण के लाभ क्या है। एचडीएफसी लिमिटेड को आईएफसी का 250 मिलियन का ऋण कम आय वाले लोगों के लिए ऐसे आवास तक पहुंच में सुधार करके अपने किफायती आवास और उभरते हरित किफायती आवास पोर्टफोलियो को विकसित करने के अपने कदमों का समर्थन करेगा। सभी के लिए आवास प्रदान करने के लिए भारत सरकार के लक्ष्य के अनुरूप फंडिंग से रोजगार पैदा करने में भी मदद मिलेगी। हरित और ऊर्जा कुशल आवास उत्सर्जन में कटौती करने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि आवासीय आवास देश की बिजली खपत का लगभग 34% है। अब चलिए चलते हैं, आईएफसी के बारे में बात हुई है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में बात हुई है तथा एचडीएफसी बैंक के बारे में बात हुई है, तो तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं। आईएफसी यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, जिसकी स्थापना 20 जुलाई 1956 को हुई थी। अभी वर्तमान में इसके एक्सिक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट तथा सीईओ है मुख्तार डियोप। इसका वर्तमान में अभी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में तथा इसके सब्सिडरीज है बीआरएससी बैंक लिमिटेड तथा इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। आईएफसी एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो कम विकसित देशों में निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश सलाहकार और परिसंपत्ति प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है। आईएफसी विश्व बैंक समूह का सदस्य है और इसका मुख्यालय संयुक्त अरब अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, जो हमने पहले भी बता दिया है। अब चलते हैं एचडीएफसी बैंक तथा वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन ग्रांट करवाता है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है तथा डेविड मलपास यहाँ का प्रेसिडेंट है। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी यूएसए में ही। फाउंडर इसके थे जॉन मान्यार्ड केन्यास तथा हैरी डेक्टर व्हाइट। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूएन यानी यूनाइटेड नेशन तथा वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब बात हुई एचडीएफसी बैंक के बारे में, तो जान लेते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक भारत का एक प्रमुख बैंक है। मुंबई भारत में इसकी स्थापना अगस्त 1994 में की गई थी। एचडीएफसी बैंक को जनवरी 1995 में एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य शुरू किया। मोबाइल बैंकिंग भी हिंदी में इसमें उपलब्ध है। इसकी शाखाओं की अधिकतम संख्या मुंबई और नई दिल्ली में है। अभी वर्तमान में भी इसका मुख्यालय मुंबई में ही है तथा सीईओ यहाँ का है शशिधर जगदीशन, जो कि 27 अक्टूबर 2020 से यहाँ कार्यरत हैं। इसका स्थापना अगस्त 1994 में हो गई थी, यह हमने पहले भी बता दिया है तथा इसके वर्तमान में 1,16,971 लगभग कर्मचारियों की संख्या है। इसका सहयोगी कंपनी है एचडीएफसी सिक्योरिटी तथा और इसके कई सहयोगी कंपनियां भी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक गायक फकीर आलमगीर का निधन हाल ही में हो गया है। यह किस देश के हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि बांग्लादेश। यह है फकीर आलमगीर जो कि बांग्लादेश के रहने वाले, इनका हाल ही में देहांत हो गया है। बांग्लादेश के प्रसिद्ध लोक गायक फकीर आलमगीर का कोविड-19 की जटिलताओं के कारण निधन हो गया है। इनका जन्म 21 फरवरी 1950 को फरीदपुर में हुआ था। आलमगीर ने अपना संगीत कैरियर 1966 में शुरू किया था। गायक सांस्कृतिक संगठनों क्रांति शिल्पी गोष्ठी और गण शिल्पी गोष्ठी के प्रमुख सदस्य थे। उन्होंने बांग्लादेश के 1969 के विद्रोह के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बांग्लादेश के 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान आलमगीर स्वाधीन बंगला बेटार केंद्र में शामिल हुए और स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित करने के लिए अक्सर प्रदर्शन किया। अब बात हुई है बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। साउथ एशिया में बसा हुआ एक देश है बांग्लादेश,
जहाँ की राजधानी है ढाका तथा बांग्लादेशी टाका यहाँ का करेंसी है। यह भारत के बगल में ही स्थित एक छोटा सा देश बांग्लादेश। बांग्लादेश पाकिस्तान का बटा हुआ देश है, जो भारत से पाकिस्तान बटा, पाकिस्तान से पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान बटा। पूर्वी पाकिस्तान को ही बांग्लादेश के रूप में भी जाना जाता है, जो 1971 के बाद पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ तो यह पाकिस्तान से अलग हो गया। जो पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान के रूप में रहा तथा पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में देश उभर कर बन गया। यह भारत से बहुत ही कनेक्टेड रहता है, यानी भारत 1971 के युद्ध में जो हेल्प किया था उसकी वजह से बांग्लादेश बहुत ही करीबी बना हुआ रहता है भारत का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए में शामिल हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि स्वीडन। स्वीडन ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर सिस्टम के लिए रूपरेखा समझौते की पुष्टि की है और यह अब वैश्विक मंच का सदस्य है, जो भारत की एक पहल है जिसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा और सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। स्वीडन जलवायु परिवर्तन के संबंधित चुनौतियों को सामना करने में योगदान देने के लिए आईएसए में चर्चा के लिए अक्षय ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में विशेषज्ञता अनुभव लाने की उम्मीद करता है। अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टॉकहोम का दौरा किया, जिसके दौरान दोनों पक्षों के एक अस्थायी भविष्य के लिए नवाचार साझेदारी को और गहरा करने पर सहमत हुए। आईएसए को ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों यानी सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक क्रिया उन्मुख सदस्य संचालन सहयोगी मंच के रूप में कल्पना की गई है। अब बात हुई है आईएसए के बारे में, तो आईएसए के बारे में जान लेते हैं। आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत द्वारा शुरू किए गए 121 देशों का एक गठबंधन है, जिनमें से अधिकांश धूप वाले देश हैं, यानी सनशाइन कंट्रीज हैं अधिकतर देश, जो या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। गठबंधन का प्राथमिक उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए और सौर ऊर्जा की कुशल खपत के लिए काम करना है। यह पहल पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2015 में वेम्बली स्टेडियम में एक भाषण में प्रस्तावित की गई थी, जिसमें उन्होंने सूर्यपुत्र यानी सूर्य के पुत्र के रूप में धूप वाले देश का उल्लेख किया था। गठबंधन एक संधि के अंतर्गत नहीं आते हैं, वे गठबंधन में शामिल हो सकते हैं और वोटिंग अधिकारों के अपवाद के साथ अन्य सदस्यों के रूप में सभी लाभों का आनंद ले सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के बाद यह दुनिया भर में राज्यों का सबसे बड़ा समूह है। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी तथा इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में गुरुग्राम यानी हरियाणा में है। 2021 में होकर अब इसका 124 मेंबर हो गए हैं। अजय माथुर यहाँ का डायरेक्टर जनरल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तथा बात हुई है स्वीडन के बारे में, तो स्वीडन के बारे में जान लेते हैं। स्वीडन जो कि यूरोप में बसा हुआ एक कंट्री है, जिसका राजधानी है स्टॉकहोम तथा स्वीडिश क्रोना यहाँ का करेंसी है। यह है वर्ल्ड में रेड कलर से डिनोटेड स्वीडन देश। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो दोस्तों यह बहुत ही बड़ा न्यूज है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो कल ही के दिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री वाईएस येदियुरप्पा ने हाल ही में इस्तीफा देने की घोषणा की है। यह है वाईएस येदियुरप्पा, जिन्होंने कल ही के दिन चीफ मिनिस्टर पद से ब्रेकडाउन करने यानी इस्तीफा देने की घोषणा की है। अब बात हुई है कर्नाटका के बारे में, तो कर्नाटका के बारे में जान लेते हैं। यह है मैप में कर्नाटका तथा यहाँ की राजधानी बेंगलुरु है। थावरचंद गहलोत यहाँ का न्यू गवर्नर बने हैं। यह पहले यूनियन मिनिस्टर हुआ करते थे। बीएस येदियुरप्पा यहाँ का गवर्नर चीफ मिनिस्टर है। इन्होंने ही कल ही के दिन इस्तीफा देने की घोषणा की है, यानी अब यहाँ का न्यू चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। यहाँ पर 28 लोकसभा सीटें हैं, 12 राज्यसभा सीटें हैं तथा 224 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर कुल 75 विधान परिषद है। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क अंशी नेशनल पार्क तथा बांदीपुर नेशनल पार्क। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, द स्ट्रेंजर इन द मिरर किस फिल्म निर्माता की आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि राकेश ओम प्रकाश मेहरा। द स्ट्रेंजर इन द मिरर फिल्म निर्माता है, इनका आत्मकथा है यह। अब चलते हैं आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, कौन सा देश जोगाजोग नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए काम कर रहा है? तो किस देश की सरकार द्वारा किया जा रहा है?
इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए तथा प्रत्येक दिन से बनने वाले डेज को आप कमेंट बॉक्स में सीरियल वाइज लिखा कीजिए ताकि आपको लिखने से ध्यान में रहे और लिखते लिखते आपको प्रत्येक दिन वैसे ही पूरे ईयर का डेज आपको ध्यान में रहे। तो दोस्तों यह था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट तथा शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे तरफ से आने वाले सभी के सभी अपडेट्स आपको जल्दी प्राप्त हो जाए तथा आप वीडियो को जल्द से जल्द देख पाएं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। करंट अफेयर्स का पीडीएफ फाइल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को पहले ज्वाइन कर लें। चलिए तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।